नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल कॉमर्स एंड टैक्सेशन सॉल्यूशंस में। मेरा नाम है सीए हरजीत सिंह दुआ, फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हम लोगों ने कैपिटल गेन्स चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने अभी तक आपको चार्जिंग सेक्शन क्या होता है बताया, कैपिटल एसेट्स आपके क्या होते हैं ये हमने आपको बताया, इसके कुछ एक्सेप्शंस जो थे वो भी हमने आपको बताया। इसके बाद हमने आपको ट्रांसफ़र का मतलब बताया था। ट्रांसफ़र क्या होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमने कैपिटल गेन चैप्टर शुरू किया था, मगर कुछ इसमें बेसिक आपके वर्ड्स हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका बेसिक वर्ड जो आएगा आपके सामने वो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन। फुल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फुल वैल्यू कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? द कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय द सेलर। किसकी बात हो रही है? सेलर की बात। जो बेच रहा है उसे जो अमाउंट मिलेगा या मिला है, टू बी रिसीव्ड और रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र। हमने आपको ट्रांसफ़र का मतलब बताया था ऑफ हिज कैपिटल एसेट, यानी कि कोई कैपिटल एसेट है आपका, कोई कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफ़र हुआ तो कैपिटल गेन्स आपका आएगा। कैसे? आपको कोई कंसिडरेशन मिली होगी। ओके, कैपिटल गेन्स आर चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। ये भी आपको बताया था कि जिस साल आपका कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, जिस साल आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी साल आपको कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी आएगी। जब हमने आपको यहाँ पर बताया था, एक एग्जांपल हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हाउस वाला, जिसमें हमने आपको बताया था पोजीशन के बारे में। यहाँ पर एक आपका पॉइंट था, ठीक है। इवन इफ नो कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, इसका क्या मतलब हुआ? कैपिटल गेन्स आर चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र इवन इफ नो कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी मिली है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आता है तो आपको वहाँ पर कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर कंसिडरेशन आपका नहीं है, ज़ीरो है, नील है, तो भी वो कैसे क्या होगा आपको आगे चल के बताएंगे। नेक्स्ट आपका टर्म आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए, एक्विजिशन का सिंपल मतलब होता है आपने जब एक्वायर किया उस समय आपने कितना कॉस्ट किया। द वैल्यू फॉर विच कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बाय द सेलर। किसी सेलर ने कोई कैपिटल एसेट खरीदा, खरीदते समय उसने जितने पैसे दिए उसे हम एक्विजिशन कॉस्ट बोलेंगे। देन यू हैव कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए, कभी ऐसा होता है आपने कैपिटल एसेट तो खरीद लिया, लेकिन अगर उस कैपिटल एसेट पे आप अपने नॉर्मल वियर एंड टियर को, एक्सपेंसेस को नहीं बियर करेंगे तो वो कैपिटल एसेट खराब हो जाएगा। You have to pay for its improvement. Therefore, expenses of a capital nature incurred in making any additions or alteration to the capital asset by the seller. क्या है डिटेल में आपको जब एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको बताएंगे। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, इम्प्रूवमेंट्स मेड बिफोर 1/1/2001 इज नेवर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये आपका फाइनेंस एक्ट अभी जो आया था उसमें आपने डिसाइड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इनकम टैक्स वालों ने, कि आप 2001 से पहले के जितने भी आपके इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको आप कंसिडर नहीं करोगे। मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आपने कैपिटल एसेट में 2001 अप्रैल में, 1 अप्रैल में या उसके बाद आपने किया तो ही आप उसे कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, इन सर्टेन केसेस वेयर द कैपिटल एसेट becomes the property of the
taxpayer otherwise by an outright purchase by the taxpayer, the cost of acquisition and the cost of improvement incurred by the previous owner would also be included. आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई आउटराइट परचेज किया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो प्रीवियस ओनर का था वो भी आपको मिल जाएगा. मतलब आपसे पहले अगर किसी और ने उसको खरीद कर उसमें कुछ किया तो वो भी आपको मिल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. देखिए, इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट to carry on any business or profession shall be taken to be nil. नील का मतलब आप इन चीज़ों के लिए अगर आपने बोल रहे हैं कि मैंने कोई इम्प्रूवमेंट किया इनके लिए, जैसे गुडविल का कोई इम्प्रूवमेंट कॉस्ट नहीं होता है. आप राइट टू मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, राइट टू मैन्युफैक्चर, इसके लिए आप बोल रहे हो कि मैंने कुछ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगाया, तो वहाँ पर आपको इसका कॉस्ट जो होगा, आप कितना भी खर्च कर लो, आपको उसका कॉस्ट नील माना जाएगा. इन रिलेशन टू एनी अदर कैपिटल एसेट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब ऊपर जो आपको ये 3-4 पॉइंट दिए थे उनके अलावा किसी और कैपिटल एसेट पर अगर आप कोई कैपिटल एसेट पर इम्प्रूवमेंट करते हैं, कॉस्ट आप बियर करते हैं, तो वेयर द एसेट कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर और द एसएससी बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2001, all expenditures of capital nature incurred in making an addition or alteration to the capital asset on or after the said date by the previous owner or the assessee and in any other case means all the expenditure of capital nature incurred in making addition alteration to the capital asset by assessee after it become his property or where the capital asset become the property of the assessee by any mode specified in subsection 1 of 49 of previous owner. 49 में क्या है? 49 में आपको प्रीवियस ओनर्स के बारे में बताया जाए. मतलब आपको बेसिकली 49 आपको जो सेक्शन है वो ये बताता है कि आपको प्रॉपर्टी कैसे मिली, या तो आपको इनहेरिटेंस हुआ या तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया. वो एक डिटेल वर्जन है आपका, उसको हम जब आगे कवर करेंगे तो आपको बताया जाएगा. अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 2001 के बाद से अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आपने बियर किया तो उसका आपको रिलैक्सेशन कैपिटल, इसका इंडेक्सेशन कॉस्ट जो होगा वो आपको मिल जाएगा. यानी इंडेक्सेशन कॉस्ट क्या होता है आपका? इंडेक्सेशन कॉस्ट बेसिकली एक इन्फ्लेशन कॉस्ट होता है. कोई सामान अगर आपने 2001 में सपोज करिए 1000 में खरीदा, या आपने 1000 का इम्प्रूवमेंट किया किसी कैपिटल एसेट में, अगर आज आप वो इम्प्रूवमेंट करते, सपोज आपका ट्रांसफ़र हुआ 2021 में, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स में ये कहता है कि उस इम्प्रूवमेंट को हम 2021 तक के इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस रेट जो 2001 का होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा. सपोज कि वो 1000 आज की डेट में अगर खर्च होता तो वो 15000 बन गया होता, तो ये 15000 आपका कैपिटल गेन में से माइनस हो जाएगा. इसके डिटेल क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. अभी हम इससे रिलेटेड 2 केस लॉस को देखेंगे, 2 से 3 केस लॉस. देखिए, CIT वर्सेस रामास्वामी मुदलियर. इसमें क्या था इशू कि वेदर द कॉस्ट इंकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ एनिमल इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इसके फैक्ट पहले देख लेते हैं. असेसी ने, मतलब इन्होंने एक रेस हॉर्स खरीदा था 30,000 से 30,000 इज एन एग्जाम्पल, और उस हॉर्स ने बछड़े दिए 2, एक बछड़ा एक बछड़ी. ओके, अब असेसी जो है उस हॉर्स समेत, उसके दोनों बच्चों समेत उसे 1 लाख रुपए में किसी को
सेल आउट कर देता है। यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर, आपका जो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, उसने ये कहा कि आपने यहाँ पर 1 लाख में बेचा और 30,000 में उसे खरीदा था, तो जो आपका कैपिटल गेन होगा वो आपका हो जाएगा 1 लाख माइनस 30,000, दैट इज 70,000। लेकिन रुकिए, असेसी ने यहाँ पे क्या प्ली लिया? असेसी ने ये कहा कि 40,000 उसका एक्सपेंडिचर हुआ था ऑन द मेंटेनेंस ऑफ दैट हॉर्स व्हेन द हॉर्स वाज प्रेग्नेंट। ओके, यहाँ पर कोर्ट ने, मद्रास कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि the amount spent by the assessee on the maintenance was necessary for protecting, preserving and keeping the horse in good health. Therefore, the training cost will form part of the cost of improvement and the capital gain would be 30,000, यानी कि जो 70,000 ऊपर आपका असेसिंग ऑफिसर ने निकाला था, इसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विच इज 40,000 and you will have 30,000 as your capital gain। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, ओरिएंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था, वेदर एक्सचेंजिंग शेयर्स ऑफ वन कंपनी विद द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी अमाउंट्स टू ट्रांसफर। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, एपेक्स कोर्ट जिसे कहा जाता है, उन्होंने ये डिसाइड किया इट अमाउंट्स टू ट्रांसफर, देयरफॉर द कैपिटल गेन्स वुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग अप फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।